Everyone, welcome you all to my YouTube channel. So my dear students, today we are going to learn more about our Nazism and the rise of Hitler. Okay, so our next topic is the year of depression. इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जिसके बारे में इकोनॉमिक क्राइसिस हमने बात करी थी, इन्फ्लेशन की, हाइपर इन्फ्लेशन की, ठीक है, जिसमें जर्मनी में समझो तो पैसे की वैल्यू बिल्कुल कम होते गई। क्यों? क्योंकि लोग सोचे कि सोल्यूशन क्या है हमारे पास, चलो नोट छापना वो लोग स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अब नोट छापना बहुत ईजी है, लेकिन उससे क्या होता है, उससे कंपटीशन मतलब डे बाय डे इंक्रीज करते जाता है। अगर एक छापा मतलब किसी की कीमत है 40 रुपये, फिर दूसरा उसकी 60 लगाता है, फिर तीसरा उसकी 80 लगाता है, चौथा आएगा तो 100 लगाएगा। ऐसे उस बेसिक गुड्स की क्या होती है, कीमत बढ़ती जाती है। तो अब जब प्राइसेस इंक्रीज करते जाएंगे तो सारे गुड्स की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी। ठीक, तो छापना आप कब तक छापोगे, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो यही है कि इससे क्या होता है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ती, मतलब डिप्रेशन वाला टाइम, मंदी वाला टाइम आने लगता है कि लोगों के पास कुछ भी नहीं बचे। ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज़ जो उनकी होती हैं वो भी वो लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ऐसा सिचुएशन आ गया था जर्मनी में। और ये सब कहीं ना कहीं नतीजा कहाँ था, जो वीमर रिपब्लिक ने जो साइन करी थी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जो पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के नाम से जाना जाता है, वो साइन करी थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें फ्रांस ने ले रखी थी उनसे। ठीक है, तो कह लो कि धीरे धीरे, और इसके मतलब कि जहाँ पे ये इसकी इकोनॉमी गिर रही थी, इसके जितने पॉलिटिकल रेडिकल्स थे, मतलब कि सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। मतलब पॉलिटिक्स से लेके, इकोनॉमिक्स से लेके, इन्फ्लेशन, पैसा, हर एक चीज़ जर्मनी का समझो तो बर्बाद हो गया। ठीक, उस टाइम उन्होंने हेल्प लेने किसकी शुरू करी, अमेरिका की। यूएसए जो था उस टाइम में कह लो कि काफ़ी पावरफुल था, जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी मानी जाती थी। ठीक है, उसने डिसाइड करा कि क्या, चलो ठीक है, हम आपकी हेल्प करते हैं। ठीक, उसका नतीजा क्या हुआ कि जर्मनी इसको कोप अप करते करते कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करने लगा यूएस को भी। ठीक, तो पढ़ते हैं वही द ईयर ऑफ डिप्रेशन। उसमें क्या हुआ, मतलब ऐसी हालत आ गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से कि यहाँ पे यूरोप में बहुत सारी चीज़ जो इकोनॉमिक डिप्रेशन को फेस कर रही थी। पढ़ते हैं, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेवरल कंट्रीज ऑफ यूरोप वर हिट बाय इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, डिमांड फॉर गुड्स फेल शार्पली आफ्टर द वॉर। ठीक है, जो भी डिमांड थी, गुड्स की डिमांड कम होने लगी। क्यों? क्योंकि गुड्स की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई थी कि लोग उसको डिमांड ही नहीं कर पाते थे। ठीक, बेसिक नेसेसिटीज़ जो थी वो फुलफिल करना भी बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम में। Thus, farmer traders and industrialists were hit due to a steep fall in demand. फैक्ट्रीज शट डाउन। अब ऑब्वियस है कि जब डिमांड होगा ही नहीं मार्केट में तो चीज़ें किस चीज़ की बनेंगी, किस चीज़ का प्रोडक्शन कराया जाएगा। तो उस टाइम में क्या हो, फैक्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट तो छोड़ो, अभी जब अपने देश का सामान नहीं बिक रहा है तो किसी देश से मंगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए। ठीक, इन्वेस्टर जितने थे उन लोग को लगा कि अब कहीं ना कहीं मार्केट में मंदी का सिचुएशन आ रहा है, हमारा पैसा फंस सकता है, तो इससे बेटर कि हम मार्केट से अपना पैसा क्या करें, निकाल लें। सारे इन्वेस्टर ने क्या करना शुरू करा, उन्होंने अपने सारे लोग अपना वो निकालना शुरू करे पैसे। ठीक है, मार्केट्स, फार्मा, मतलब सब लोग हर जगह से, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितने इकोनॉमिस्ट थे, उन लोगों का सबका सारा कह लो कि जितना प्लान था फ्यूचर प्लान का और जो ये इन्वेस्टमेंट था वो सबका सब बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसे की मंदी आ गई थी। इवन अमेरिका could not escape from this crisis. The Wall Street Exchange crashed in 1929। ठीक है, इसी का कहीं ना कहीं नतीजा था कि लोगों के अंदर डर आ गया था कि हमारी प्राइसेस भी क्या हो, कम ना हो जाए, उसकी वैल्यू कम ना हो जाए। इसकी वजह से लोगों ने जितने शेयर्स थे अपना बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वाले अमाउंट का भी पैसा उनको कम ही मिलेगा। तो उन्होंने क्या करना शुरू करा कि यूएसए के लोग भी अपना सारा शेयर क्या कर दिया, बेच दिया। हुआ क्या उस टाइम में, इन जर्मनी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल्स रिकवरी वेरी टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूएसए। अभी मैंने पहले भी ये चीज़ बताया। फियरिंग अ फॉल इन प्राइसेस, पीपल मेड इमीडिएट एफर्ट टू सेल देयर शेयर्स। ठीक है, तुरंत लोगों ने यही कोशिश करी कि जितना शेयर हमारे पास है उसको बेच देना ही ज़्यादा बेहतर होगा। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड।
उस दिन 13 मिलियन शेयर्स बेचे गए। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब देखो अचानक से पैसा किससे बनता है? पैसा जब हम मार्केट में पैसे फ्लो करते हैं, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं से रेगुलेट होके वो पैसा इंक्रीज करता है, बढ़ता है, ठीक है। किसी की ज़रूरत होती है तो लोन दिया जाता है, लोन का जब रिटर्न आता है साथ में इंटरेस्ट आता है, तो दिया 10 लिया 12, ठीक। तो ऐसे ही कर करके पैसा बढ़ता है। तो ये जो था, अब अचानक से सारे लोग अपना पैसा निकाल देंगे तो मार्केट में पैसा रेगुलेट करने के लिए होगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। तो यही कहीं ना कहीं एक स्टार्ट था इस डिप्रेशन का, जिसको हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। अब देखो जो रेसेशन आया, इफेक्ट ऑफ द रेसेशन ऑन जर्मनी, जर्मनी में इफेक्ट क्या पड़ा अभी कह लो। तो इसके पहले बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जिसमें हम लोग तो जान ही चुके, ये अंडरस्टूड है कि जर्मनी में क्या क्या चीज़ें हुई। फिर भी एक छोटा सा टॉपिक है, आप एक ओवरव्यू इसका देख लो, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, मतलब कि जो 1929 से लेके 1932 तक का समय था, द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाई हाफ। नेशनल इनकम जितना उसकी वैल्यू, उसके नेशन की वैल्यू आती थी, जितनी इनकम आती थी, जस्ट उसका आधा हो गया। पैसा ही रेगुलेट नहीं हो रहा था, तो पैसे से पैसे बनने की बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। द इफेक्ट्स ऑफ द रिसेशन इन द यूएसए इकोनॉमी वर फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यूएसए ही कहीं ना कहीं वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ में से माना जाता था, जो कहीं पे भी इकोनॉमिक क्राइसिस पड़ती थी तो वो लोग कुछ ना कुछ हेल्प करते थे। और उसको डूबने की वजह से, उसके डूबने की वजह से कहीं ना कहीं उसके रिसेशन का असर जो है वो बहुत सारे, मतलब पूरी वर्ल्ड में पड़ा, पूरी दुनिया पे पड़ा। द जर्मन इकोनॉमी वॉज सेवरली हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस बाय 1932। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929। 1929 में जितना प्रोडक्शन होता था उससे समझ लो कि 40% प्रोडक्शन कम हो गया, रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। द मेन इफेक्ट ऑफ रिसेशन, अब मेन इफेक्ट कह लो कि क्या क्या इफेक्ट पड़ा जर्मनी पे। वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स, अब पेड रिड्यूस वेजेस। अब देखो, अब ऑब्वियस है कि जब हम कोई काम हो नहीं रहा है तो नौकरी छूट गई, नौकरी वर्कर की छूट गई तो वर्कर्स के पास जॉब नहीं है, उनकी वेजेस कम हो गई। या तो कह लो कि अब जब हमारा सेल आउट ही नहीं हो रहा, हमारा गुड्स बेचा ही नहीं जा रहा है, तो अब हम पहले जैसा तो आपको इनकम दे नहीं सकते, तो सबकी सैलरी, सबके वेजेस कम कर दिए गए, ठीक है। अब वो तो कम कर दिए, कई लोगों को जॉब से निकाला भी जाने लगा, ठीक है। उसके बाद से कह लो कि अब जब मैंने पिछले भी वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि जब पैसे की प्रॉब्लम आती है तो अब कह लो कि भूख से मरने से बढ़िया लोगों को ऑप्शन क्या लगा? दूसरे से छीन के खाने का। सेम कंडीशन यहाँ पे भी आ गई। नौकरी नहीं मिलेगी तो लोग छोटे मोटे, मतलब कि जिनके पास अच्छा खासा एजुकेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कह लो कि सड़कों पे घूम रहे थे नॉर्मल सी नौकरी पाने के लिए, नॉर्मल सी जॉब्स को ढूंढने के लिए, परमानेंट के लिए भी नहीं, शिफ्ट के लिए भी करने के लिए तैयार थे। मतलब कि उनको जीने के लिए कुछ भी करना है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उस टाइम में ये सिचुएशन थी। समझो कि एक प्रोडक्टिविटी जो है वो बिल्कुल कम हो गई थी जर्मनी में। और जब किसी देश की प्रोडक्टिविटी, मतलब एक कह रहे तो यूथ या फिर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो अगर बैठे रहे घर पे, तो समझो कि उस देश की इकोनॉमी को बर्बाद होने से कोई भी रोक नहीं सकता। वही हुआ कि अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स एंड सिंपली सेट टू स्ट्रीट कॉर्नर्स और डेस्परेटली क्वाइट अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये सारी चीज़ें, जॉब डिसअपियर्ड, मतलब बिल्कुल गायब ही हो गया, लोगों के पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं थी। The youth took the criminal activities and total disappear become common। ठीक है, बिल्कुल अब सब लोग खाली बैठ चुके थे, उन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब जब है नहीं खाने को तो दूसरे के घर में चोरी तो होनी ही है, ठीक है। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी, किसी को मार के खाना, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। फिर क्या हुआ? द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर इन पीपल। अब सबके पास कह लो तो एक भूखमरी स्टार्ट हो गई, एक स्टारवेशन हो गया, सबके अंदर एंजाइटी आने लगी, सब परेशान हो गए थे कि ऐसे कब तक चलेगा, मतलब ऐसे तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है जब हमारे पास कुछ भी खाने को। जब बात यहाँ पे हो रही कि बेसिक नेसेसिटीज़ की भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वो भी बहुत दिक्कतों से लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता था, ठीक है। और उधर प्रोडक्शन भी कम हो गया था, तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं थी। द मिडिल क्लासेज स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज़ जितने थे एंड
पेंशनर्स, जितने पेंशन मिलने वाले लोग हैं, सब लोग देख रहे थे कि कहीं ना कहीं वो सेविंग उनकी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब कितने दिन तक आप पैसा बचा के, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा रखा हुआ है तो उस रखे हुए पैसे से आप कितने दिन जी सकते हो? कभी ना कभी तो वो चीज़ ख़त्म होगी ना। और तब जब बाहर सामानों की वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो पेंशन, सैलरी, ये सारे वाले लोग धीरे धीरे परेशान होने, डिप्रेशन में जाने लगे कि हमारी जो करेंसी है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रही है। अब फिर प्रॉब्लम क्या हुई? एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मिडिल क्लास, स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटेलर्स, बिग बिजनेसमैन, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, द लार्ज मेंस पेजेंट्री वर अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक क्राइसिस। मतलब कोई भी ऐसा नहीं बचा था, कोई भी ऐसा लेवल नहीं बचा था लोगों का जो लोग परेशान ना हुए हों, ठीक है। वर्किंग क्लास जो भी है, मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन उस टाइम में आ गई थी, समझो ये बात। अनस्टेबिलिटी ऑफ वीमर रिपब्लिक, अब ऑब्वियस है कि वीमर रिपब्लिक की वजह से ही कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब उनकी वजह से क्या, उनकी भी कोई गलती नहीं थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था हारने के बाद से। और लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं जायज़ भी था कि अगर इतना मतलब कि इतना रूड है, इतना कह लो कि एक सबको पनिशमेंट देने के ही बराबर है ये सारी चीज़ें, तो ऐसी आपको ट्रीटी साइन करनी ही नहीं चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा उस चीज़ पे भी था और लोगों का ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टी है उनसे हटते जा रहा था। द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इंटरनल डिफेक्ट्स विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, ठीक है। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द वीमर रिपब्लिक, वो बिल्कुल अब उनको भरोसा नहीं हो गया था कि मतलब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बर्बाद हो गई, अब कोई सोर्सेज नहीं है कि हम वैसे स्टेबल हो सके, इसमें टाइम लग सकता है। ड्यू टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट अ मेजोरिटी फॉर वन सिंगल पार्टी। मोर ओवर आर्टिकल 48, जो आर्टिकल 48 है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि कोई भी इमरजेंसी हो तो जो सिविल राइट्स होती हैं आप उसको क्या कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, थोड़े दिन के लिए हटा सकते हो, या फिर कह लो कि कुछ मतलब कि कोई ऑफिशियल ऑर्डर फोर्स बाय लॉ आप दे सकते हो, जिसको डिक्री बोलते हैं। द वीमर रिपब्लिक फेस 20 डिफरेंट कैबिनेट इन 14 years, each lasting on average 239 days, and people lost confidence in the democratic parliament system which hardly offered any solution, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह भी, मिनिस्ट्री जो भी है वो सारे चेंज हुए, तो कह लो कि जो भी जितने 239 डेज थे, लोग धीरे धीरे उसका जो मतलब कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस जितने थे, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बन रहा था, लोगों के हित के लिए जो काम हो रहा था, लोगों को उस पर भी भरोसा अब नहीं था। एक डिक्टेटरशिप चाहिए था उनको, एक ऐसा तानाशाह चाहिए था, मतलब कि जिसका चले और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जल्दी से जल्दी ठीक हो। मतलब क्या कि कोई भी आओ उस सिचुएशन को ठीक करो, लेकिन लोगों को वीमर रिपब्लिक नहीं चाहिए थी अब, ठीक। तो ये था आपका अभी तक का जो भी द ईयर ऑफ डिप्रेशन, इफेक्ट ऑफ रिसेशन ऑन जर्मनी और अनस्टेबिलिटी ऑफ वीमर रिपब्लिक। इसके बाद से जब हिटलर आया तो सिचुएशन चेंज हुई, ठीक है। उसने ऐसे ऐसे रूल्स लाए, ऐसे रेगुलेशंस खड़ा किए कि बाकी कंट्रीज़ के लिए जो उन पे बिल्कुल इतने रूल्स रेगुलेशंस और जो फ्रॉड उनके साथ हुआ था, इतनी सारी चीज़ें, एग्रीमेंट जो साइन कराई गई थी, जो उनको नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें बहुत बुरी तरीके से भरना पड़ा। वही बोला था कि हिटलर बहुत अच्छे से अपना बदला लिया, लेकिन वही है कि लास्ट में जब यूएस की एंट्री हो जाती है अपोजिट के साइड में, अपोजिट पार्टी वाले साइड में, तो उस वहाँ पे वो लोग, उन लोग को मतलब इस वॉर में भी हारना पड़ जाता है। अदरवाइज इनका रोल बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग हिटलर्स राइज टू पावर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।